हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके GC पॉइंट बाय CP सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, दीपावली की छुट्टियों में वीडियो बंद पड़ी थी। दीपावली के बाद फिर से वीडियो आपकी स्टार्ट हो रही है और इस बार आपके लिए कक्षा 12th फिजिक्स लेकर आए हैं। और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे इस बार तरंग प्रकाश की और हाइगेंस का सिद्धांत। ये चैप्टर आपका चलेगा बच्चों। ये कक्षा 12 फिजिक्स। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने प्रकाश को एक कण के रूप में बताया कि प्रकाश एक कण है जो छोटे छोटे कणों के रूप में वो आगे बढ़ता है, संचरण करता है। यानी इन्होंने प्रकाश का ये मतलब इसको कण के रूप में दिया था। तो इसे हम लोग कह सकते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इन्होंने प्रकाश को कण के रूप में बताया। इसके आधार पर इन्होंने जो बताया उसी के आधार पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और ये कण के रूप में आगे बढ़ता है। इसी के साथ इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। बच्चों, सघन माध्यम का मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा हो। यदि दो माध्यम की हम तुलना करें तो जिसका घनत्व ज़्यादा हो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, तथा जिसका घनत्व कम हो उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, इन्होंने बताया और इन्होंने प्रकाश को कण के रूप में बताया। परंतु इनके बाद एक जब साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हाइगेंस, तो इन्होंने प्रकाश को कण ना कहकर तरंग कहा। इन्होंने ये कहा कि प्रकाश कोई कण से मिलकर नहीं बना है, ये एक तरंग के रूप में संचरण करता है। ये इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग का व्यवहार दर्शाता है। और इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। तो बच्चों, जो न्यूटन ने जो अपना बताया, इनके सिद्धांत के अनुसार इनकी थ्योरी एकदम अलग थी। इनका जो बात थी इनकी एकदम जस्ट अपोजिट थी। तो इनका विरोधाभास हो गया। और हाइगेंस ने जब ये बताया तो इसके आधार पर न्यूटन का एकदम उल्टा जस्ट पाया गया। परंतु इनके थ्योरी को मान्यता उस समय नहीं दी गई क्योंकि न्यूटन का प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। यानी न्यूटन जो है कि एक जाने माने हैं, इसलिए इनका प्रभुत्व इतना ज़्यादा था कि इनकी बात को यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई। परंतु इन्होंने इसी के आधार पर जो है तरंग के आधार पर इन्होंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी की। परंतु इसमें बाद में इसमें जब व्यतिकरण की बात आई, व्यतिकरण जब आया तो व्यतिकरण की घटना जो है ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर की जा सकती है, प्रकाश पे की जा सकती है, जबकि इस पर नहीं की जा सकती है। तो इसके बाद बच्चों जब फोको आए तो फोको
फोको ने ये बताया कि जो व्यतिकरण की घटना है, वह तरंग के प्रकाश के आधार पर आधारित की जाती है, ना कि जो है कि कण के आधार पर। यानी न्यूटन के कण, तब इनको इनसे सपोर्ट मिला और इनकी तरफ कुछ साइंटिस्ट जो है वो सोचने लगे। तो व्यतिकरण की जो घटना है और भी जो चीज़ें की घटना है वो तरंग के आधार पर की जा सकती है, ना कि कण के आधार पर की जा सकती है। जबकि न्यूटन का जो है इनका कणिका सिद्धांत था, यानी वो कण पर आधारित था। परंतु बात यहाँ पर बच्चों एक दिक्कत ये और आ गई कि हाइगेंस ने प्रकाश को जो है कि तरंग की भांति बताया कि ये तरंग के रूप में ट्रेवल करता है। परंतु तरंग को किसी भी ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी में आने पर कोई भी उसके बीच में कोई माध्यम होता नहीं है। इसीलिए इनकी बात को जो है कि स्वीकार नहीं किया गया, इनकी थ्योरी को स्वीकारा नहीं गया, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो उनको किसी भी तरंग की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाद में हाइगेंस ने ये बताया, इन्होंने कहा एक सर्वव्यापी ईथर माध्यम की कल्पना की। तो इन्होंने बताया एक सर्वव्यापी ईथर माध्यम की कल्पना की जो कि भारहीन है और वह पृथ्वी में नहीं पूरे ब्रह्मांड में है, और इसमें किसी भी तरंग को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन्होंने एक ईथर माध्यम की प्रकाश, यानी जो प्रकाश इन्होंने बताया था एक तरंग की, इसमें कल्पना, परंतु इनकी थ्योरी को फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो है बच्चों कि एक मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने ये बताया कि जो है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। यानी जो तरंग है हमारा एक तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है कि संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन्होंने बताया जैसे कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दोनों के बीच ये लंबवत होते हैं। यानी इनको किसी भी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो एक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल कर रहा है, यानी जो तरंग है वो एक विद्युत चुंबकीय का ही रूप है, तो इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो बाद में इस पर और भी बहुत सी घटनाओं की जो है कि जानकारी ली गई, और इस पर जो है व्यतिकरण, विवर्तन, विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सारी घटनाओं का अध्ययन किया गया। तब इनके जो है कि थ्योरी को काफ़ी मान्यता मिल गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसमें जाना कि जो प्रकाश है, सबसे पहले न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में होता है और कणों के रूप में ट्रेवल करता है, और इन्होंने ये बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। परंतु हाइगेंस जब आए तो उन्होंने ठीक इसके विपरीत अपनी थ्योरी दी कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाती है। इस चीज़ को बच्चों इस फोको ने भी एक बताया। इसने जो है कि जब देखा कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। इन्होंने इस चीज को बताया, तो इस चीज से इस हाइगेंस को काफी सपोर्ट मिला। यानी इस बात से इनको सपोर्ट मिला और इनकी थ्योरी में कुछ मजबूती आई। बाद में जब मैक्सवेल आए तो मैक्सवेल के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि जो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पे जो संचरण कर रही है तो उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है। जिसके बाद इनकी हाइगेंस की थ्योरी को मान्यता दी गई और इनको स्वीकारा गया। इसके बाद बच्चों इसी तरीके से हाइगेंस ने जो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या की, उसको हम लोग आगे की कड़ी में समझेंगे। तो सबसे पहले हाइगेंस ने जो दिया थ्योरी, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, हाइगेंस की जो परिकल्पना है उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हाइगेंस के द्वारा।
तो बच्चों हाइगेंस सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं जो प्रकाश जो तरंग है, तो तरंग की परिभाषा क्या है। तो तरंग आपने कक्षा 11th में देखा होगा कि तरंग माध्यम में वह उत्पन्न विक्षोभ या हलचल है जो बिना अपना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो ये इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए तालाब है, तालाब में अगर कोई एक पत्थर फेंकें तो उसमें जो है एक तरंग उत्पन्न होती है। तो बच्चों तरंग जो है ये दो प्रकार की होती है। तरंग ये दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। दो प्रकार की ये तरंग होती है बच्चों। अनुप्रस्थ तरंग बच्चों क्या है? अनुप्रस्थ तरंग जो है कि इसमें माध्यम के कण जो है संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये इस प्रकार से इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त। तो ये श्रृंग है और ये गर्त है बच्चों। इसमें जो कण है ये इस तरीके से लंबवत कंपन करते हैं और ये इसके संचरण की दिशा होती है। तो ये जो है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ये कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है बच्चों कि अनुदैर्ध्य तरंग में जो है कि माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी इस तरीके से जैसे ये स्प्रिंग। और इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों, जो है कि इसको हम लोग बिरलन और इसको बोलते हैं संपीडन। जो पास होता है जहां पर उसको हम लोग संपीडन बोलते हैं, और जो दूर दूर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिरलन। ये है बिरलन और ये है संपीडन। तो संपीडन और बिरलन इस प्रकार का ये अनुदैर्ध्य तरंगों में मिलता है। तो बच्चों इसमें ये इन्होंने बताया, यानी परिभाषा तो इसकी वही है कि किसी भी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल जो बिना अपना रूप बदले एक चाल से आगे बढ़ता है। तो बच्चों इसमें देखिए जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी जगह पर कंपन करते हैं। जैसे अगर तालाब है और तालाब शांत जल है और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दें, तो उसके बाद अगर उस पर कोई भी कार का टुकड़ा या कोई कागज रखा जाए तो वह जो कागज का टुकड़ा होगा वो अपने ही ऊपर नीचे गति करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, केवल वह ऊपर नीचे मध्यमान स्थिति से ऊपर और नीचे करेगा। तो बच्चों इसमें जो है कि तरंग की परिभाषा में, यानी इसमें हाइगेंस ने एक शब्द इस्तेमाल किया तरंगाग्र। हम लोग इसको बोलेंगे तरंगाग्र। तो ये तरंगाग्र क्या है बच्चों? किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण समान कला में हो। तो समान कला में हो बच्चों, यहाँ पर एक आ रहा है बात कला। ये कला क्या होता है बच्चों? कला में दो बातें होती हैं, एक होता है स्थिति और एक होता है दिशा। यानी माध्यम के जो कण होते हैं वो किस स्थिति में हैं और किस दिशा में गति कर रहे हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि यह जो है यहाँ पर एक कण है और यहाँ पर एक कण है, इस कण को हम लोग A मान लें और इस कण को हम लोग B मान लें। तो बच्चों इसमें इस समय हम लोग कहेंगे कि यह जो है इसकी स्थिति समान है, ये मध्यमान है। ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे मध्यमान स्थिति। और इसकी जो दिशा होगी बच्चों, यह अगले ही क्षण कंपन करेगा, तो इसकी दिशा ये होगी और ये अगली स्थिति में इसकी दिशा ये होगी। यानी ये अलग अलग दिशा में है मगर इनकी स्थितियां समान हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कला। यानी उसमें मध्यमान, यानी जो कण की स्थिति क्या है और उनकी दिशा क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी माध्यम में, अब इन्होंने बताया कि किसी भी तरंग स्रोत से जो तरंग निकलती है तो उसकी एक समान दूरी पर जो माध्यम के कण होंगे वह समान कला में होंगे।
माध्यम के जो कण होंगे वो समान कला में होंगे, और जिस मतलब उस तल पर अगर उस पर कोई एक तल खींचा जाए तो वह तल ही तरंगाग्र कहलाता है, वह तल ही तरंगाग्र कहलाता है। तो इसमें आपने देखा कि जो कला है, यानी कला का मतलब कि इसमें ये जो कण हैं, ये कण क्या हैं, ये आपके मध्यमान स्थिति, मध्यमान स्थिति का मतलब कि जैसे तालाब में अगर पत्थर फेंकें तो अगर जो शांत जल होगा, अगर पत्थर फेंकने से पहले जो तालाब जो शांत जल होगा बच्चों, वह जल यानी जो शांत होगा उसकी लेयर के सारे कण वो एक मध्यमान स्थिति में होंगे, यानी एक ही कला में होंगे, वो सब एक ही उसमें होंगे। परंतु जैसे हम पत्थर फेंकेंगे तो जो उसके कण होंगे वो ऊपर नीचे गति करेंगे, तो वो ऊपर नीचे गति करेंगे। उसी प्रकार ये आपकी मध्यमान स्थिति है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर जो दोलन करते हैं या कंपन करते हैं, तो ये कंपन करेगा तो बच्चों ये इसका ये आयाम हो गया, और ये कंपन करेगा तो ये ऊपर की ओर और ये कण नीचे की ओर आ रहा है, यानी दोनों की दिशा अलग अलग है। तो तरंगाग्र की अगर हम परिभाषा दें बच्चों, तो तरंगाग्र की परिभाषा क्या होगी, चलिए लिख लेते हैं इसको। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण समान कला में हो तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो बच्चों तरंगाग्र कई प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम इसको जानेंगे कि तरंगाग्र के प्रकार क्या हैं, ये किस तरीके से होता है और इसका सारा डिटेल। तो बच्चों आगे की वीडियो में आपको इसके आगे के नेक्स्ट बाय नेक्स्ट टॉपिक मिलते रहेंगे और इसी चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे आपको ये चैप्टर पूरा मिलेगा और इसकी एक आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको इसी चैप्टर के सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास कक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो अलग अलग बन जाती हैं, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में इसी के सारे वीडियो मिलेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री की जो वीडियो होगी, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग होगी और 11th का अलग होगा, 11-12 अलग होगा। तो इसमें अगले वीडियो पे हम लोग तरंगाग्र के प्रकार और इसी प्रकार से हम लोग हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या समझेंगे और उसके डेरिवेशन को भी समझेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।